नाउ टुडे अवर टॉपिक इज यूक्लिड्स एक्सियम्स। बेटा अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स की क्या क्या एक्सियम्स थी। तो पहले एक बार डेफिनेशन दोबारा अपनी रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज एक्सियम्स? एक्सियम्स क्या होता है बेटा? दैट आर द स्टेटमेंट सेल्फ एविडेंट विच आर यूनिवर्सल ट्रूथ। ये चीज क्लियर हो गई। स्टेटमेंट है वो आपके पास, और दूसरा उसका जो यूज आप करेंगे वो आप अदर देन ज्योमेट्री भी कर सकते हैं, मैथ्स में कहीं भी आप कर सकते हैं, बाहर जहां भी आपको लग रहा है उसके एप्लीकेशन पार्ट को आप कहीं भी किसी भी स्टेटमेंट थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए भी कर सकते हैं। क्योंकि जब थ्योरम्स को हम प्रूव करते हैं तो उनको कुछ चाहिए होता है जिसके थ्रू, जिसकी हेल्प से, किसी न किसी की हेल्प चाहिए उनको, जिससे वो अपने गिवन स्टेटमेंट को प्रूव कर सकें। तो वो जिसकी हेल्प लेते हैं दैट इज योर एक्सियम्स। ठीक है, अब कुछ यूक्लिड्स ने एक्सियम्स दिए हैं, उनको हम रीड आउट करते हैं। और ये जो एक्सियम्स है बेटा, इसने टोटल आपको यहाँ पर 7 एक्सियम्स दिए हुए हैं। तो मैं 7 एक्सियम्स आपको अभी डिफाइन करूंगी, समझाऊंगी। आपको ये सारे एक्सियम्स एज इट इज लर्न करने हैं। ठीक है, क्योंकि बेटा आपके पास ये आ सकता है कि इनमें से कोई भी एक एग्जाम आ जाएगा, और या क्या पता बाहर से आ जाए, और ये MCQ क्वेश्चन में 4 ऑप्शन में एक एग्जाम डाल दिया जाए और बोले कि आप इनमें से मुझे सेलेक्ट करके बताइए विच आर द यूक्लिड्स एक्सियम। तो अगर आपको पता होगा, याद होगा, देन ओनली यू कैन टिक द करेक्ट आंसर। तो अब देखते हैं फर्स्ट एक्सियम क्या था यूक्लिड्स के। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। क्या कह रहा है बेटा? अब आपको खुद को पढ़ के लगेगा कि इसको क्या प्रूव करें, दैट इज, तो ये तो होता ही है। तो दीज आर द यूनिवर्सल ट्रूथ बेटा, दे नो नीड टू प्रूफ। इसलिए इनका ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, ये चीजें बस आपको पता है, सबको ही पता है, और ये होती ही है बेटा। देखो क्या कह रहा है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग। दो चीजें जो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल इक्वल है, आर इक्वल टू वन अनदर। तो कह रहे हैं वो दोनों इक्वल होंगी। हाँ, वो तो सबको ही पता है कि अगर कोई दो चीज आपकी बिल्कुल सेम है और इक्वल है तो वो सेम, वो मतलब इक्वल ही होंगी। इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल। ठीक है, तो आपको खुद को लग रहा होगा कि इनको कैसे क्या डिफाइन करें, बट यू हैव टू लर्न ऑल दीज एक्सियम्स। सेकेंड है बेटा, इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स। अगर दो चीज पहले से इक्वल है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल से मैं समझाती हूँ, ये 5 और 5 सबको पता है, 5 and 5 आर इक्वल। ठीक है, तो यहां तक पढ़ा हमने। इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल, अगर दो इक्वल चीज में आप इक्वल चीज ऐड करते हैं, इसमें मैंने 4 ऐड किया, तो बेटा इसमें भी मैंने क्या ऐड कर दिया? 4। ठीक है, दोनों में 4 ऐड कर दिया। पहले से इक्वल थे, उनमें भी मैंने इक्वल चीज ऐड की, देन द होल्स आर इक्वल। होल्स मतलब जो रिजल्ट आपके पास आएगा कंप्लीट, दैट इज ऑल्सो इक्वल। देखते हैं 4 + 5 कितना हो गया? 9। 4 + 5 या 5 + 4 भी कितना हो गया? 9। तो इसका होल पार्ट जो रिजल्टेंट आया दैट इज ऑल्सो इक्वल। तो ये हमने अभी पढ़ा ही था बेटा, मतलब ये हमें पता ही है। तो अगर आपके पास कोई चीज पहले से इक्वल है और उसमें इक्वल अमाउंट ही आप ऐड कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट आएगा द होल्स बिकम ऑल्सो इक्वल। सो दिस इज योर सेकेंड एक्सियम। नाउ सी द थर्ड, if equals are subtracted from the equals the remainders are equal। अगर बेटा दो चीज आपके पास, अब देखो वही एग्जांपल लेके चलते हैं, 5 = 5। ठीक है, दोनों इक्वल है। अब इन दोनों इक्वल में से हम इक्वल अमाउंट ही माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैं दोनों में से एक काम करती हूँ, 4 ही माइनस कर देती हूँ। 5 - 4, 5 - 4, इक्वल अमाउंट में इक्वल ही अमाउंट आप उसमें से माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जो रिजल्ट आपके पास आएगा, जो रिमाइंडर पार्ट बचेगा, रिमेनिंग पार्ट, रिमाइंडर मीन्स रिमेनिंग पार्ट जो बचेगा, दैट इज ऑल्सो इक्वल। तो ये चीज भी आपको पता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद इन वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अब इसको समझ लेते हैं। थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब क्या होता है बेटा? कोइंसाइड मतलब बिल्कुल एक के ऊपर एक। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा ये सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल का अपना एरिया है, अपना सरकमफेरेंस है। अब मुझे दूसरा सर्कल बनाना है जो कि इसी के ऊपर आ रहा है बिल्कुल। एक सर्कल आपने देख लिया, अब देखो मेरा सेकंड सर्कल बेटा, ये दिस इज सर्कल ए। अब मैं सर्कल बी बना रही हूं, ये देखो ये सर्कल बी है। तो आपको तो दिख ही नहीं रहा होगा, आपको लग रहा है यही तो ए था। यस बेटा, बिकॉज द थिंग्स आर कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक, बिल्कुल एज इट इज, विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। तो बताओ एंगल सर्कल ए और बी इक्वल हुआ है नहीं हुआ? हो गया सर्कल ए और बी। फॉर एग्जांपल जैसे यहां से स्टार्ट हुआ, ये मेरी एक लाइन है, ठीक है, ये आपकी लाइन है ए बी। अब मुझे एक लाइन बनानी है सी डी, तो मेरी सी भी यहीं से स्टार्ट हो रही है और मेरा डी भी यहीं एंड हो रहा है, और बिल्कुल इसी के ऊपर सी डी। तो यहां से आप क्या बोलेंगे? ए बी इज इक्वल टू सी डी बिकॉज दे आर कोइंसाइड। तो ये भी क्या होंगे? इक्वल ही होंगे।
तो ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा है आपको ये एग्जाम नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। इसका मतलब क्या है, अगर आपने कोई भी एक चीज का एक पार्ट निकाल लिया तो दैट पार्ट इज ऑलवेज स्मॉलर देन द होल पार्ट, या फिर ये कह सकते हैं जो कंप्लीट चीज है वो उसका हमेशा क्या रहेगा, एक पार्ट। फॉर एग्जाम्पल पिज्जा खाया बेटा आप लोगों ने, चलो अभी तो नहीं मिल रहा होगा, लॉकडाउन में तो बंद है सब कुछ, है ना। ये देखो ये पिज्जा बना दिया मैंने आपका। पिज्जा में बेटा ऐसे ऐसे पार्ट्स होते हैं कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब ये जो पार्ट्स हैं इसमें से मैंने एक पार्ट निकाल लिया, ये देखो। अब इसको खाना मत, ये देखो बेटा मैंने क्या निकाल दिया, इस पिज्जा का एक पार्ट निकाल दिया। ये जो एक पार्ट मैंने निकाला इसका यहाँ से, तो आपके पास जो रिमेनिंग पार्ट बच गया वो क्या बच गया बेटा, ये वाली चीज, यही बच गया ना आपके पास रिमेनिंग पार्ट। तो अब आप यहाँ देखिए, ये जो होल पार्ट था आपका, इवन ये बचा हुआ भी है लेकिन ये दो पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया, तो दैट होल पार्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस एंड ऑलवेज ग्रेटर देन दिस। इन दोनों से ही बड़ा होगा। इसके दो टुकड़े कर दिए हमने जब पिज्जा निकाला इसमें से, तो ये जो होल पार्ट है इसको कहते हैं होल पार्ट, जो एक्चुअल पार्ट था, तो उसका जो पार्ट आप निकालेंगे वो हमेशा इससे क्या होगा, बड़ा होगा। या फिर आप ये कह सकते हैं कि अगर होल का आपने एक पार्ट निकाला तो पार्ट हमेशा उसका क्या होगा, छोटा होगा। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम नंबर 6। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसका क्या मतलब है ये समझो पहले। ये कह रहा है बेटा अगर आपकी कोई दो चीज है, जैसे 5 और 5 ही लेके चल रहे हैं, 5 इज इक्वल टू 5, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, अगर मैं इसका डबल करूं, ठीक है ना, ये कह रहे हैं अगर डबल है तो देखो आपको दोनों चीज समझाती हूँ। इसका डबल करो बेटा तो कितना आ रहा है 10, और ये भी क्या आ गया 10। तो थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर आपने सेम थिंग, सेम चीज का डबल कर दिया तो जो नया रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा बेटा, इक्वल ही आएगा। होता ही है तो, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो योर एग्जाम नंबर 6। सो अवर लास्ट एग्जाम इज थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 इज इक्वल टू 10 ले लिया मैंने, ये दोनों इक्वल है। अगर मैं दोनों साइड हाफ करूं तो जो रिजल्ट आएगा वो भी इक्वल आएगा। तो करते हैं बेटा, 10 बाई को भी हाफ कर दिया और ये भी इसका हाफ कर दिया, 5 इज इक्वल टू 5। यही था कि अगर कोई चीज का सेम है, बिल्कुल इक्वल है, और फिर आप उसका दोनों का हाफ करते हैं, फिर जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा बेटा, सेम, दैट मीन्स इक्वल। तो दीज आर द 7 एग्जाम्स। इस 7 के 7 एग्जाम्स बेटा आप लोगों को लर्न करने हैं अच्छे से। कंफ्यूज नहीं होना, नहीं आता तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं, लेकिन इनको पहले सबसे अच्छे से लर्न कीजिए। फिर नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे पोस्टुलेट। तो बेटा आफ्टर एग्जाम्स नाउ वी स्टार्ट द पोस्टुलेट। सो देयर इंक्लूड्स 5 पोस्टुलेट्स। तो सबसे पहले एक बार दोबारा से देखते हैं बेटा पोस्टुलेट्स क्या होते हैं। पोस्टुलेट इज ए स्टेटमेंट विच इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ। लेकिन जो पोस्टुलेट्स होते हैं आपके पास दैट आर ओनली यूज्ड इन ज्योमेट्री। तो इक्विड्स ने जो अपने पोस्टुलेट्स दी उसका कहाँ यूज करता है, वो सिर्फ ज्योमेट्री के केस में। लेकिन अगर एग्जाम होता तो वो कहीं भी यूज कर सकते हैं आप, बस यही एक डिफरेंस है दोनों में। तो फर्स्ट पोस्टुलेट हम इसका देखते हैं। देयर आर टोटल 5 पोस्टुलेट्स। बेटा ये पोस्टुलेट्स की भी आपको डेफिनेशन एज इट इज लर्न करनी है और समझनी है। पहला पोस्टुलेट आपके पास है, ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। क्या कह रहा है बेटा, कोई भी आपने एक पॉइंट लिया, दैट इज द पॉइंट ए, अनदर पॉइंट बी, ये 2 पॉइंट है आपके पास, ठीक है। तो अब इन दोनों पॉइंट से हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ये पोस्टुलेट कह रहा है बेटा ये चीज, यही बोला इसने, स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। कहीं भी आप एक पॉइंट यहाँ बनाया, आप कहीं भी बना लीजिए, एक पॉइंट यहाँ बना दिया आपने, एक पॉइंट यहाँ बना दिया, तो आप जैसे उसको मिलाएंगे दैट इज कॉल्ड योर स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो ये था आपके पास फर्स्ट पोस्टुलेट। एक बार देखते हैं इसे, ये बुक रही बेटा, आपको बुक में से पूरा थ्योरी पार्ट इसका अच्छे से पढ़ना है। इसमें काफी चीजें आपके पास गिवन है। देखो ये आपके पास फर्स्ट पोस्टुलेट विच इज ऑफ पेज नंबर 82, ठीक है। इसमें जो चैप्टर की थ्योरी पार्ट है आप बहुत अच्छे से रीड आउट करेंगे सारी थ्योरी, तो आपको समझ में आता जाएगा कि आपको हर चीज मैंने वीडियो में डिफाइन की हुई है। फिर भी अगर आपको कोई ऐसी टर्म्स मिलती हैं तो यू कैन आस्क विद मी। तो फर्स्ट पोस्टुलेट हमने ये पढ़ा। अब देखो इसमें क्या कह रहा है बेटा आपसे,
Note that this postulate tells us that at least one straight line passes through two distinct points, but it does not say that there cannot be more than one such lines. क्या समझा रहा है बेटा? इसने ये बोला दो पॉइंट से आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन सकती है, लेकिन इसने ऐसा नहीं बोला कि एक से ज्यादा नहीं बन सकती। इसका मतलब एक से भी ज्यादा बन सकती है। देखिए कैसे, जैसे ये आपके पास लाइन थी, अब सेम इस लाइन को ही इसी लाइन पर अगर मैं रखूँ और इसको और थोड़ा आगे एक्सटेंड कर दूँ या और बड़ा बना दूँ, दैट इज सी, और ये मैंने बना दिया बेटा डी, तो ए बी लाइन से पास होती हुई दूसरी लाइन क्या बन गई? सी डी। ये चीज डिफाइन कर रही है। However, in his work, Euclid has frequently assumed, without mentioning, that there is a unique line joining two distinct points. तो उसने ये मेंशन नहीं किया कि ये एक यूनिक लाइन ही होगी। यूनिक क्या होता है बेटा? कि एक ही लाइन हो सकती है, सिंगल। We state this result in the form of an axiom as follows. यही सेम रिजल्ट हमारे पास एक्सियम की फॉर्म में भी मिला हुआ है। तो वो एक्सियम क्या है बेटा? ये रहा। Given two distinct points, there is a unique line. दो अगर मैंने आपको डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दे दिए, तो देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। तो जो लाइन होगी उनसे पास होती हुई वो तो क्या होगी बेटा? एक ही तो लाइन होगी। उसको एक्सटेंड करके आप नाम उसका चेंज कर सकते हो। जैसे पी क्यू है, इसको और आगे नाम रख दिया आपने एल एम। ठीक है, क्या कह रहा है? हाउ मेनी लाइन पासेस थ्रू पी ऑल्सो पासेस थ्रू क्यू, ओनली वन दैट इज पी क्यू। हाउ मेनी, ये सबसे पहले क्या करें बेटा? पी से कितनी लाइन पास हो सकती है? पी पॉइंट से। अगर सिंगल आप पी पॉइंट की बात करें तो दैट इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, और ऐसे क्यू पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। लेकिन ऐसी लाइन जो पी और क्यू दोनों से पास होगी, दैट इज योर यूनिक लाइन। तो हाउ मेनी लाइन पासेस थ्रू क्यू ऑल्सो पासेस थ्रू पी? ओनली वन, दैट इज द लाइन पी क्यू। देखो बेटा, P से पास होने वाली इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस है, सेम Q से पास होने वाली इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस है। लेकिन अगर मैं ये स्टेटमेंट चेंज कर दूं अपनी कि P और Q से पास होने वाली लाइन वो सिर्फ क्या है? एक ही लाइन है। कोई और लाइन ऐसी नहीं बन सकती जो P से भी पास हो और Q से भी, और डिफरेंट फ्रॉम दिस हो। ठीक है, thus the statement above is self evident and so is taken as a axiom। तो ये जो स्टेटमेंट आपको अभी बोली गई है ये तो सेल्फ एविडेंट है, इट्स नॉट नीड टू बी प्रूफ, इसलिए इसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया? एक्सियम में। इसलिए ये आपके पास क्या बन गया बेटा? एक्सियम। अब सेकंड पोस्टुलेट देखते हैं हम इसका। सेकंड पोस्टुलेट देखिए बेटा इसका, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी टर्मिनेटेड लाइन है, टर्मिनेट मतलब आपने बंद कर दी थी लाइन, जैसे ए और बी, ये सिंपल लाइन थी हमारे पास, आप इसको इनडेफिनेटली, दैट मीन्स इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं। इसको आगे की तरफ भी प्रोसीड कर सकते हो और पीछे की तरफ भी। कोई भी अगर आपको लाइन मिली है, जैसे ऊपर वाली लाइन है, आप इसको कितनी भी आगे ले जा सकते हैं, कितने भी पीछे की तरफ ले जा सकते हैं। दिस इज योर पोस्टुलेट नंबर सेकंड। एक बार बुक में देख लेते हैं इसे। ये रहा बेटा पोस्टुलेट नंबर सेकंड, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। नाउ दैट व्हाट वी कॉल ए लाइन सेगमेंट नाउअडेज इज दैट वर्ड Euclid's called a term टर्मिनेटेड लाइन। तो बेटा ये जो आप लोग आजकल लाइन सेगमेंट की बात करते हैं ना, दिस इज अ लाइन सेगमेंट, कि जो आपका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पता है, उसी को Euclid ने क्या बोला? टर्मिनेटेड। सो अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट डे टर्म्स, द सेकंड पोस्टुलेट से दैट ए लाइन सेगमेंट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन आइदर साइड टू फॉर्म ए लाइन। तो इसलिए क्योंकि अभी आप लोगों ने ये टर्म टर्मिनेटेड वाली टर्म बहुत कम पढ़ी है, हम लोग क्या यूज करते हैं? एक लाइन सेगमेंट, टेक ए लाइन सेगमेंट। तो अब इसको उसी में कन्वर्ट करके समझाने की कोशिश कर रहा है आपको कि आप एक लाइन सेगमेंट लीजिए, कैन बी एक्सटेंडेड टू आइदर साइड टू फॉर्म ए लाइन। आप उसको आगे की तरफ भी एक्सटेंड कर सकते हैं या फिर पीछे की तरफ भी, और ये बेटा आपके इनफाइनाइट फॉर्म तक चलती ही जाएगी। तो कोई भी अगर आपके पास लाइन सेगमेंट है तो आप उसको कितना भी लंबा ले जा सकते हैं। सो दिस इज योर पोस्टुलेट नंबर सेकेंड। तो बेटा हमारे थर्ड पोस्टुलेट है, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। अगर आपको कोई भी एक सेंटर दे दिया जाए और कोई भी गिवन आपके पास रेडियस हो, तो आप कहीं से भी कहीं पर भी एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज योर पोस्टुलेट नंबर थर्ड। पोस्टुलेट नंबर फोर, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। बेटा जितने भी राइट एंगल्स होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो राइट एंगल का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। अब अगर मैंने एक ट्रायंगल यहाँ बनाई और मैं कह रही हूँ बेटा ये 90 डिग्री है, एक और ट्रायंगल बनाई, ये भी 90 डिग्री है, तो बताओ ये दोनों एंगल इक्वल होंगे या नहीं होंगे? बिकॉज ऑफ 90 डिग्री दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल। आप कहीं पर भी कोई भी एंगल बनाइए, अगर वो सेम एंगल है 90-90,
तो सारे एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। तो ये कह रहा है कोई भी राइट एंगल यानी सार ऑल 90 डिग्री एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, ये मतलब हो गया इसका, ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट वन एंड द लास्ट पोस्टुलेट इज पोस्टुलेट नंबर 5। तो बेटा इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत ईजी है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपको इतना बड़ा ये कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, आप सब अपनी लैंग्वेज में आराम से लिख पाएंगे इसे। तो देखो क्या कह रहा है, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग on two straight lines makes the interior angle on the same side of it taken together less than the two right angles, then the two straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of the angle is then the two right angles. I think something is missing here. Meet on that side sum of the angle is less than, सही है बेटा, यहाँ पर आएगा लेस, ठीक है। ये अब इसको समझो, देखो क्या कह रहा है। अब मैं आपको डायग्राम से पहले समझाती हूँ, फिर आप मैच करना कि इसके डेफिनेशन भी यही कह रही थी क्या। डायग्राम क्या कह रहा है, कोई भी दो लाइन दैट आर नॉट पैरेलल, या चलो जैसी भी है वो यहाँ से समझ में आ जाएगा। कोई भी दो लाइन ली, उसको तीसरी लाइन ने कट किया, ठीक है। इंटीरियर एंगल मतलब बेटा अंदर की तरफ, अब अंदर की तरफ ये दो एंगल भी बन रहे हैं और इस तरफ भी दो एंगल बन रहे हैं। तो ऐसे दो एंगल लेने जिनका सम आपके पास इंडिविजुअल अगर आप देखें उन दोनों का सम दो राइट 90 डिग्री, 290 का मतलब बेटा 180 डिग्री, ठीक है ना। 290 मिलके क्या बन जाते हैं 180। उन दोनों का सम अगर 180 से लेस आता है और आप उस लाइन को आगे तक बढ़ाएंगे, ये देखिए, तो डेफिनेटली है कि वो लाइन जरूर मीट करेंगी। ये चीज समझा रहा है। क्या बोलिए डेफिनेशन में कि अगर कोई भी दो लाइन जिसको तीसरी लाइन कट करती है उसके इंटीरियर एंगल एक तरफ के लेने हैं। देखो एक तरफ के इंटीरियर या तो ये है या फिर ये दूसरी साइड वाले हैं, कोई भी ले लीजिए आप, ऐसे लेने हैं जिनका सम 180 से लेस आएगा। तो आप सबको दिख रहा है ये 90 से बड़ा है, ये भी 90 से बड़ा है, तो इनका सम भी 180 से क्या हो जाएगा, बड़ा। तो इन दोनों का सम 180 से लेस है। तो इस तरफ वाली लाइन को अगर आप आगे तक बढ़ाएंगे तो दीज लाइन्स ऑलवेज मीट, ये लाइन हमेशा क्या करेंगी बेटा, मिलेंगी। अब पढ़ते हैं, अब इतना आया समझ में। अब इसको ध्यान से पढ़ो बेटा। इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन द टू स्ट्रेट लाइन्स, इफ अ स्ट्रेट लाइन, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स, दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर फॉल कर रही है, दैट मीन्स आ रही है, मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, एक तरफ के इंटीरियर एंगल ऑफ इट टेकन टुगेदर लेते हैं इज लेस देन टू राइट एंगल। बेटा टू राइट एंगल मतलब 180 से लेस, एक तरफ के दो इंटीरियर एंगल जिनका सम 180 से लेस है, देन द टू स्ट्रेट लाइन इज इफ प्रोड्यूस इनडेफिनेटली, तो एक तरफ है तो उस तरफ की दोनों लाइन को अगर आप इनफाइनाइट आगे तक जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाएंगे, मीट ऑन दैट साइड ऑन विच, तो वो दोनों उसी साइड मिलेंगी जिस तरफ आपका सम 180 से क्या होगा, लेस। अब इन दोनों का सम करो, 180 से ग्रेटर आ रहा है तो इस तरफ की अगर आप लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो बेटा ये दोनों लाइन कभी भी मीट नहीं करेंगे, दैट मीन्स कभी नहीं मिलेंगे। आप खुद से देख सकते हैं, आप इस लाइन को आगे कीजिए, इस लाइन को भी आगे बढ़ाइए, देखो दूर होती जाएंगी, ये कभी भी मीटिंग पॉइंट इनका नहीं मिलेगा। तो ये था आपके पास पोस्टुलेट नंबर 5। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। दोबारा देख लीजिए बेटा, कोई भी दो लाइन जिसको तीसरी लाइन कट करती है उसके एक तरफ के इंटीरियर एंगल का सम जिस भी तरफ का 180 से लेस आएगा और आप उस तरफ की लाइन को बढ़ाएंगे तो वही लाइन आपकी आगे चल के मिलेंगी। जिस तरफ का ग्रेटर आ रहा है उस तरफ वाली लाइन कभी भी मीट नहीं करेंगी। तो ये था बेटा हमारे पास पोस्टुलेट नंबर 5। तो ऑल दीज आर द पोस्टुलेट्स। तो आपको 1 2 3 4 5 सबको स्टेटमेंट के साथ ही अच्छे से लर्न करना है। अब देखते हैं कुछ टर्म्स और। तो आपके पास बुक है, बुक पेज नंबर 83 देखेंगे बेटा आप लोग। एक ये देखिए, ए सिस्टम ऑफ एक्सियम्स, जो एक्सियम्स का पूरा सिस्टम है इज कॉल्ड एज कंसिस्टेंट। उसको क्या कहते हैं बेटा, कंसिस्टेंट। तो सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इज कंसिस्टेंट, ए सिस्टम ऑफ एक्सियम्स। और एक्सियम्स क्या होते हैं, ये सेल्फ एविडेंट है, प्रूव्ड है, यूनिवर्सल ट्रुथ है और इनका यूज आप ज्योमेट्री से बाहर कहीं भी कर सकते हैं और इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, एक और पॉइंट है इसमें जो आपको अच्छे से ध्यान करना है, वो क्या है, आप भी अपनी बुक्स में अंडरलाइन कर सकते हैं इसे, या फिर यहां से आपको दिखाई दे रहा है, आप बेटा इसको नोट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी में। द स्टेटमेंट्स दैट वर प्रूव्ड और कॉल्ड, ऐसे स्टेटमेंट्स जो प्रूव हो चुकी है,
ऐसे स्टेटमेंट्स जिनको आप प्रूफ करने की जरूरत होती है, विच वर प्रूव्ड, आपने प्रूफ किया है उनको, आर कॉल्ड प्रोपोजिशंस और थ्योरम्स। मैंने समझाया था आपको थ्योरम क्या होता है बेटा, जिसमें प्रूफ की जरूरत होती है, उसी को प्रोपोजिशंस भी कहते हैं। ये था यूक्लिड्स डिड्यूस्ड 465 propositions in a logical chain using his axiom, postulate, definitions and theorems proved earlier in the chain। तो ये क्वेश्चन हो सकता है यूक्लिड्स ने कितनी डिड्यूस की बेटा प्रोपोजिशंस, टोटल 465। तो ये क्वांटिटी आपको अच्छे से लर्न करनी है और याद रखनी है। बाकी आप फिर भी इसके ये सारे चीज़ें मैं आपको थ्योरी में बता चुकी हूँ बेटा, फिर भी आप एक बार ज़रूर रीडिंग लें। जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी बुक नहीं है वो बेटा पीडीएफ अपना डाउनलोड कर लीजिए, गूगल पर है एनसीईआरटी बुक, डालेंगे आप तो पीडीएफ फॉर्म में आ जाएगा, फिर उससे रीडिंग लेना अपनी बुक से। और जिनके पास है वो पूरी थ्योरी पार्ट रीड करेंगे। दिस चैप्टर आपको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरी थ्योरी रीड करनी है बेटा, इसका थ्योरी ही इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज में ऐसा कुछ भी नहीं है आपके पास, ठीक है। तो ये था हमारे पास इसका पोस्टुलेट्स के 5 पॉइंट्स, जो मेन 5 पोस्टुलेट्स है वो सारे आपके पास हो गए और वो आपने पढ़ लिए हैं और समझ भी लिए हैं। अब एक्सिम और पोस्टुलेट के बाद फिर हम मूव ऑन करेंगे बेटा व्हाट इज थ्योरम। थ्योरम अगर देखें हम इसमें तो बुक के अंदर बेटा आपके पास एक ही थ्योरम है, देख लेते हैं उसे भी, दैट इज ऑन पेज नंबर 85, थ्योरम नंबर 5.1। 2 डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन। क्या कह रही है बेटा थ्योरम आपसे, 2 डिस्टिंक्ट लाइन्स, 2 अलग अलग लाइन है, अगर आप उनका मीटिंग पॉइंट देखें मिलाएं तो ये कह रहा है कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट, उनका कभी भी एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता। जैसे एक लाइन ये है, ठीक है, ये दूसरी लाइन है, बताओ ये कितने पॉइंट पर मीट कर रही है, एक ही पॉइंट पर। अब आप कैसे भी कहीं भी बना लीजिए बेटा, ये दोनों लाइन हमेशा एक ही पॉइंट पर मीट करेंगी, दिस यू हैव टू प्रूव। तो हम देखते हैं, हेयर वी आर गिवन 2 लाइन्स एल एंड एम, तो हमने 2 लाइन लेट कर ली बेटा इसमें, दिस इज योर एल लाइन एंड दिस इज योर एम लाइन, ठीक है, 2 कर लिए हमने लेट। वी नीड टू प्रूव दैट दे हैव ओनली 1 पॉइंट इन कॉमन, हमें क्या प्रूव करना है बेटा, इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट है जो कॉमन है। फॉर द टाइम बीइंग लेट अस सपोज दैट 2 लाइन्स इंटरसेक्ट इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो ये कह रहा है इसको हम एक बार के लिए सोच लेते हैं, वैसे तो इसका हमें प्रूफ करना है एक ही पॉइंट कॉमन है, मैंने एक बार के लिए बेटा मान लिया, लेट कर लिया कि इसके 2 पॉइंट्स है जो मीट कर रहे हैं, यानी एक लाइन और दूसरी लाइन जब आपस में कट करती हैं तो 2 पॉइंट्स पर मिलती हैं, ये हम सिर्फ मान रहे हैं। और वो 2 पॉइंट कौन कौन से हैं, P एंड Q, ठीक है। सो यू हैव 2 लाइन पासिंग थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। इसका मतलब क्या हो गया कि जो 2 लाइन है उनके मीटिंग पॉइंट कितने हो गए, 2। बट दिस इज अजम्पशन क्लैश विद द एक्सियम दैट, लेकिन ये अजम्पशन तो गलत हो गई क्योंकि हमने तो एक एक्सियम पढ़ा था, क्या पढ़ा था, दैट ओनली 1 लाइन कैन पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ये बेटा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं एक्सियम कि अगर 2 लाइन आपस में मिलती है तो उनका मीटिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा, एक ही होगा, कि ओनली 1 लाइन कैन पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, 2 डिफरेंट पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। तो और आपने क्या बोल दिया कि हमने 2 पॉइंट से 2 लाइन को पास करवा दिया। सो द अजम्पशन दैट वी स्टार्टेड, तो जहां से मैंने मानना शुरू किया था कि 2 लाइन इंटरसेक्ट करेंगी 2 पॉइंट्स पर, वही बात आपकी गलत है। और इसका मतलब जो हमने सपोजिशन लेट किया था दैट इज रॉन्ग। तो ट्रू क्या है, ट्रू इसका उल्टा हो गया कि इसके 2 पॉइंट्स डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, दैट इज ओनली 1 पॉइंट इन कॉमन। तो अब देखो आप एक चीज ध्यान से कि हमने इस थ्योरम को प्रूफ किया किसकी हेल्प से, एक्सियम की हेल्प से, और एक्सियम को प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। तो दिस इज थ्योरम जो कि एक्सियम या पोस्टुलेट की हेल्प से प्रूफ की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं हम बेटा, थ्योरम। तो ये थ्योरम की स्टेटमेंट भी क्लियर हो गई आपको अच्छे से और आपने थ्योरम भी कर ली। तो एक ही थ्योरम थी आपके पास, आप इसको नोट डाउन करेंगे, कॉपी में थ्योरम भी लिखेंगे बेटा, ऐसा नहीं है, आपको सारी चीजें कॉपी में बहुत प्रॉपर वे से नोट डाउन करनी है और इनको अच्छे से लर्न भी करना है।